हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन ट्रेडिंग क्लब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक आने वाले आईपीओ के बारे में। आईपीओ का नाम है एक्मे फिनट्रेड आईपीओ। तो आपने देखा कि एक्मे फिनट्रेड एक कंपनी है जो कि एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की तरह वो लिस्टेड कंपनी है। इस कंपनी में वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन दी आईपीओ या फिर आपको इससे नहीं करना है कोई भी इन्वेस्टमेंट, यही आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस आईपीओ में आपको देखने के लिए मिलता है प्राइस बैंड 114 रुपए से लेके 120 रुपए के बीच में। ये हो गया आपका प्राइस बैंड इस आईपीओ का। अब इस आईपीओ का जो एंडिंग डेट है वो है 21 जून। इसी के साथ में जो ओपनिंग डेट है वो है जून 19। तो 19 जून को ये आईपीओ आपको स्टार्ट होते हुए दिखेगा। इसकी जो सब्सक्रिप्शन है प्रोसेस वो स्टार्ट होती हुई दिखेगी और 20 जून के आसपास ये एंड होते हुए दिखेगी, कल्मिनेट होते हुए दिखेगी। तो ये तो आपकी टाइमलाइन हो गई किस तरीके से आईपीओ में आपको स्टार्टिंग एज वेल एज एंड देखने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि लॉट साइज क्या है इस आईपीओ का। लॉट साइज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 125 इक्विटी शेयर्स का। ओवरऑल इस आईपीओ के एक लॉट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको मिलते हैं 125 शेयर्स। इसके अलावा ये 125 शेयर्स किस रेट पे मिलेंगे? ये 125 शेयर्स आपको मिलेंगे 114 से लेके 120 रुपए के रेट में। 114 से लेके 120 के रेट में आपको 125 शेयर आते हुए दिखते हैं इक्विटी के। इसके अलावा 50% यहाँ पे आपको क्यूआईबीज के लिए रिजर्व रखा गया है शेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट 35% रिटेलर्स के लिए रखा गया है एंड जो 15% है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। तो इस तरीके से आपके पास एक डिवीजन देखने के लिए मिल जाता है कि ओवरऑल जो शेयर्स हैं नेट आईपीओ में जो फ्रेश इशू हुआ है वो किसके पास कितना जाने वाला है। अब देखिए, हमें जो मतलब रहता है जनरली वो रिटेल वाले सेगमेंट से ही रहता है, इसलिए हमारे लिए बाकी सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इशू साइज कितना है। देखिए, इशू साइज यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? इशू साइज कहने का मतलब है कि ओवरऑल जो आईपीओ है वो कितने अमाउंट का आ रहा है, वो आ रहा है 132 करोड़ का। तो 132 करोड़ का आपको यहाँ पे आईपीओ आता हुआ दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट सारी की सारी जो यहाँ पे वैल्यू है वो आएगी फ्रेश इशू से। कोई भी शेयर यहाँ पे ऑफर फॉर सेल के थ्रू नहीं आ रहा है। फ्रेश इशू का मतलब है जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी की वैल्यूएशन है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की वैल्यूएशन अगर 100 रुपए की है और उस 100 रुपए पे कंपनी ने 50 शेयर ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, तो जो फ्रेश इशू होता है उसका मतलब है नए शेयर्स को बनाना। तो एडिशनल जो 100 शेयर्स बनेंगे वहां से आपको समझ में आता है कि नेट जो शेयर हो जाएंगे कंपनी के पास वो हो जाएंगे 150 शेयर। तो जो 100 रुपए की वैल्यूएशन है वो पहले 50 रुपए में डिवाइडेड थी, अब वो डिवाइड हो चुकी है 150 रुपए में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नेट में जो डाइल्यूशन है वो देखने के लिए मिलता है जब भी शेयर्स बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो फ्रेश इशू है वो 132 करोड़ का आ रहा है, बट कंपनी का बिजनेस क्या है? जब तक हम बिजनेस को नहीं समझेंगे तब तक तो बात ही करना बेकार है कि वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन दी पर्टिकुलर आईपीओ और यू शुड जस्ट रिजेक्ट इट। तो देखिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कंपनी, जैसा कि मैंने बताया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है एक, एंड इसका मतलब क्या है कि इनका लैंडिंग का काम है, मनी लेंडिंग का काम है, बिजनेस स्पेशली इन रूरल एज वेल एज सेमी अर्बन एरियाज में। तो जहां पर भी बैंकिंग नहीं मौजूद है, जहां पर भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी की इशू की वजह से बैंकिंग अभी नहीं पहुंच पाई है, वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं लेंडिंग बिजनेस में ये लोग करते हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये लोग फाइनेंसिंग भी करवाते हैं। किस किस चीज़ों के फाइनेंस आप कर सकते हैं? व्हीकल के प्लस बिजनेस के। अभी जो व्हीकल एंड बिजनेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं अगेन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में। तो जो भी डेवलपमेंट से दूर रह गए एरियाज हैं, जो भी अनडेवलप्ड एरियाज आप लोग बोल सकते हैं, वहां पर आपको इन लोगों की प्रेजेंस देखने के लिए मिल जाती है। इनफैक्ट वहां पर इन लोगों का काफी अच्छा काम अभी हाल फिलहाल में देखने के लिए मिला है। एक में फाइनेंशियल एनबीएफसी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखिए, किसी भी चीज के प्रोज भी होते हैं एज वेल एज कॉन्स भी होते हैं। तो ओवरऑल जो शेयर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 78 लाख आईपीओ में। इसकी जो नेट वैल्यूएशन है वो 132 करोड़ है। ये आपको कैसे देखने के लिए मिली? इसके लिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 114 से लेके 120 रुपए का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है जो भी नेट वैल्यूएशन है। अब बात करते हैं कि कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। देखिए, किसी भी चीज के आपको प्रोज भी देखने के लिए मिलेंगे, कॉन्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो प्रोज है वो है कि रिसेंट परफॉर्मेंस है वो सॉलिड है कंपनी का। जो रिसेंट परफॉर्मेंस कर रही है कंपनी अपने बिजनेस एरिया में, फॉर एग्जांपल रूरल एज वेल एज नॉन अर्बन एरियाज में, वहां पर कंपनी की जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी सॉलिड है। अब बात करते हैं कि जो पास्ट में कंप्लायंस है वो थोड़ा सा गड़बड़ रहा है कंपनी का। देखिए, जैसा कि मैंने लिखा भी हुआ है, पास्ट कंप्लायंस ट्रबल्स। तो पिछली जो
तो रिसेंट टाइम में क्योंकि कंपनी का एनबीएफसी है तो वहाँ पर कंप्लायंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे आरबीआई टाइटली मॉनिटर करता है एनबीएफसीज को एज वेल एज बैंक्स को। तो ये एक रिस्क रह जाता है इन कंपनीज के साथ में, फाइनेंशियल कंपनीज स्पेशली एनबीएफसीज के साथ में, कि उनका जो डेटा आ रहा है, प्रेजेंट हो रहा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर बाकी जो उनका बिजनेस का डेटा है वो कितना रिलायबल है, वो जानने वाली बात हो जाती है। एंड सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो होता है रेगुलेटरी का, क्योंकि आरबीआई सिस्टम को टाइट रखने के लिए, सिस्टम को स्मूथली फंक्शन करने के लिए टाइम टू टाइम पर नए रूल्स एंड रेगुलेशन निकालता रहता है। तो किस रूल का इस कंपनी के ऊपर क्या इंपैक्ट रहेगा वो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। एंड दैट्स वाई आप लोग ये समझ के चलिए कि आईपीओ में अगर आप किसी भी कंपनी के इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी का कितना इंपैक्ट रहने वाला है अगर कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेशन आता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट आपको एनपीए भी देखने के लिए मिल जाते हैं। एनपीए का मतलब क्या है? एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मेरा एक बैंक है, मेरा क्या काम है? मेरा काम है लोगों को पैसे उधार पर देना ताकि वो उस पैसे को यूज़ करके कुछ कमा सकें, एंड बदले में मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा इंटरेस्ट। अब देखिए वो इंटरेस्ट जब मेरे को मिलना बंद हो जाएगा, वो किस केस में बंद होगा? वो उस केस में बंद होगा जब जिस बिजनेस को मैंने पैसे दिए हैं वही पैसे कमाना बंद कर दे, तो उस केस में उसकी इनकम नहीं होगी। अगर उसकी इनकम नहीं होती है तो वो इंटरेस्ट कैसे देगा मेरे दिए हुए लोन के ऊपर? तो अज्यूम करते हैं मैंने 10 लाख का लोन दिया था एक कंपनी को, अगर वो उस लोन पर नहीं कमा पा रही है तो मेरा जो इंटरेस्ट बनता है साल का 1,20,000, अगर आप 12% पर एनम मान के चलें तो 1,20,000 मेरी नेट इंटरेस्ट इनकम बनती है जो कि मुझे नहीं मिलेगी। तो ऐसे एसेट्स, ऐसी कंपनीज या फिर ऐसी चीज़ें हैं जहां पर आपने लोन दिया बट आपको रिटर्न में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, आपका इंटरेस्ट नेग्लिजिबल है, आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, उन एसेट्स को बोलते हैं एनपीए। अब देखिए जो क्रेडिट रेटिंग है कंपनी की वो भी पुअर है, कहीं ना कहीं कुछ खास यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती है। क्रेडिट रेटिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि देखिए कंपनी अगर एनबीएफसी या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रही है तो कंपनी का एक रिस्क निकाला जाता है। वो कैसे निकलता है? वो ऐसे निकलता है कि कंपनी ने जो पैसा दिया हुआ है मार्केट में वो किस रिस्क पे काम कर रहा है, क्या बहुत ज़्यादा रिस्की बिजनेसेस को पैसा दिया हुआ है, या फिर कंपनी ने इस तरीके से अपनी लोन बुक को या फिर आप बोलें अपने पैसे को इस तरीके से डाइवर्सिफाई कर रखा है कि बहुत ज़्यादा उनका रिस्क नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी एनबीएफसी की बात की जाए, तो वो भी यहाँ पर आपको थोड़ी सी पुअर देखने के लिए मिल जाती है। तो नेट में आपने देखा कि हमारे पास प्रोज एंड कॉन्स में कॉन्स थोड़े से ज़्यादा हैं और प्रोज थोड़े से कम है। अब देखिए बात कर सकते हैं कि जीएमपी यहाँ पे क्या चल रहा है। जीएमपी आपको देखने के लिए मिल जाता है 40 रुपीज़ का। जीएमपी यहाँ पे अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, ऑलमोस्ट 33% के आसपास आपको जीएमपी देखने के लिए मिल रहा है। 114 से लेके 120 की रेंज में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपको आईपीओ आता हुआ दिख रहा है। उस हिसाब से तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको जीएमपी अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि जीएमपी क्या होता है, जीएमपी है ग्रे मार्केट प्राइस। देखिए आईपीओ आने से पहले ही स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाती है कि किसी भी कंपनी का जो आईपीओ वो किस भाव पे लिस्ट करने वाला है, तो अनऑथराइज तरीके से शेयर्स की बाय सेल होना स्टार्ट हो जाती है। वो कहाँ होती है? वो होती है ग्रे मार्केट में। अब देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली हो सकता है कि शेयर्स ना भी बेचे जा रहे हो, बट एग्रीमेंट्स वगैरह होते रहते हैं। वो सारी चीज़ें थोड़ी सी इलीगल है, आउट ऑफ द डोमेन ऑफ लॉ है, तो वहाँ पर हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे। बट डेफिनेटली आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से 114 से लेकर 120 रुपये के आईपीओ में हमें 33% का जीएमपी देखने के लिए मिल रहा है। अब 33% का जीएमपी का मतलब है कि हो सकता है कि आईपीओ 160 रुपये पर लिस्ट हो और पर लॉट आपको 40 रुपये का फायदा होगा। अब 40 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, जो भी ओवरऑल आपको शेयर देखने के लिए मिलेंगे पर लॉट में, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा जब भी ये स्टॉक लिस्ट होगा एनएसई वेबसाइट पर। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे हम लोगों ने एनालिसिस किया एक्मे फाइनेंशियल आईपीओ का। अब देखिए क्वेश्चन आता है एंड में कि आपको इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिटेल में तो मैं नहीं गया, बट ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग से ही समझ में आ सकता है कि आईपीओ एनबीएफसीज के वो भी थोड़े से रिस्की हो जाते हैं। अगर आप प्रीवियसली देखेंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि ये कंपनी ने परफॉर्मेंस करने के लिए जो इसका कंपेटिटर है वो क्या है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा श्रीराम फाइनेंस। तो अगर आपके पास इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है कंपटीशन में, जैसे श्रीराम फाइनेंस हो गया, तो वहाँ पर तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन द लॉन्ग रन सस्टेन करना। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कंपनी कम्पीट नहीं कर सकती। बट यार देखिए थोड़े मिक्स यहाँ पे व्यूज़ आ रहे हैं, मिक्स यहाँ पे एडवाइस भी रहेगी कि अगर आपको लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना है एंड बिकॉज जीएमपी आपको देखने के लिए अच्छा मिल रहा है, तो आप लोग लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं।
ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर आपके पास लॉन्ग टर्म गेन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप इस आईपीओ को स्किप दे सकते हैं। आईपीओ आते जाते रहते हैं, यू कैन डेफिनेटली वेट फॉर अ गुड आईपीओ। और हाल फिलहाल में सुनने में आया है कि Hyundai भी एक आईपीओ लेके आ रहा है जिसकी नेट वैल्यूएशन होगी 3 बिलियन। तो ये भी बहुत ही एक्साइटेड टॉपिक अभी फाइनेंस की दुनिया में चल रहा है। तो आप जरूरी नहीं है हर आईपीओ में इन्वेस्ट करें, बट जो आईपीओ आपको अच्छे लगते हैं, जो आईपीओ आपकी रिस्क प्रोफाइल को मैच करते हैं, जिन इंडस्ट्रीज को आप लोग समझ सकते हैं, उसी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बट नेवरदलेस अगर आप लोग लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको जिस भी प्राइस पे लिस्ट होगा वहां से 20% का स्टॉप लॉस रख लेना है। अगर 20% प्राइस नीचे जाता है तो आप वहां पे निकाल दीजिए, क्योंकि 20% की जो रैली है इसे आप लोग काउंट कर सकते हैं किसी भी शेयर प्राइस में एक बियर रैली की तरीके से। तो अगर लॉन्ग टर्म में प्राइस नीचे नहीं भी रहा तो भी शॉर्ट टर्म में वो साइडवेज रह सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं। एग्जिट लेने के बाद में आप वही पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं बाकी किसी आईपीओ में। तो इस तरीके से आपको लिस्टिंग गेन्स पर अपनी स्ट्रेटजी को मेंटेन करके रखना चाहिए। बाकी सारी चीजें आपको बताई थी, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डू ओपन अ डीमैट अकाउंट, पिन कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।